नमस्कार, मैं हूँ पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या पूरे देश में आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बन सकता है? इस सवाल की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। सियासत के गलियारों में भी और सियासी टिप्पणीकारों के बीच भी। वजह है पूर्वोत्तर के आदिवासी नेताओं का ऐलान। दरअसल इस महीने की शुरुआत में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और त्रिपुरा की एक पार्टी है टिपरा मोथा, उसके प्रद्युत किशोर मानिक समेत तमाम दूसरे आदिवासी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि अगले 45 दिनों में वो सारी पार्टियों को अपनी मिलाकर विलय करके एक नई आदिवासी पार्टी बनाएंगे जो पूरे इलाके में एक साथ चुनाव लड़ेगी और एक साथ वो अपने आदिवासियों के मुद्दों को आगे बढ़ाएगी। तो इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या पांचवी अनुसूची के राज्यों में भी ऐसी कोई पहल हो सकती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद श्री राजकुमार रोज जी। रोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको मेरे चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को जोहार जी। जी, रोज साहब, मेरा सवाल आपसे यही है। जानकार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 530 करीब विधायक हैं जो आदिवासी चुनकर जाते हैं। अगर एक आदिवासी पार्टी बन जाती है और उसको तमाम आदिवासी समर्थन करते हैं तो पूरे देश में लोकसभा सीटों के मामले में ये पार्टी तीसरे नंबर पर होगी और विधायकों के मामलों में कांग्रेस को छोड़कर पीछे आगे आएगी और दूसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में होगी। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखो, ये इस तरह की सोच डेवलप होना और इस तरह के संगठन को निर्माण करने के लिए जिन्होंने ये सोचा है या फिर जिन्होंने सलाह दे रहे हैं और इस पे जो पॉजिटिव व्यू जिन लोगों को आ रहा है, वो हिस्ट्री को समझते हैं। हिस्ट्री के साथ ही वर्तमान जो परिस्थितियां जो है और विशेषकर आदिवासी समुदाय के जो हालात हैं, इनको समझते हुए ऐसे आइडिया आ रहे हैं। बाकी देश के अंदर आदिवासियों के अलग से राजनीतिक पार्टियों का निर्माण करना भी आवश्यक नहीं था, लेकिन सरकारों ने जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, उन राष्ट्रीय पार्टियों ने आदिवासियों को जो प्रतिनिधित्व देने की जरूरत थी, या प्रतिनिधित्व के अंदर भी फिर हम कहेंगे कि जो कांग्रेस से भी तो आदिवासी विधायक या सांसद चुन के जाते हैं, बीजेपी से भी तो आदिवासी विधायक सांसद चुन के जाते हैं। ऐसे कहे कि मतलब गूंगा प्रतिनिधित्व देने का काम किया। जो वास्तविक ट्राइबल राइट्स को लेके, ट्राइबलों की जो जल जंगल जमीन को लेके, या ट्राइबल के जो कल्चर को संरक्षण को लेके, या वर्तमान जो परिपेश में ट्राइबल का जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, उन चीजों को लेके लड़ने वाले लोगों को तैयार नहीं किया। मैं इस बात पे थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। संविधान के अंदर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अहम भूमिका निभाई थी जयपाल सिंह मुंडा ने। और जी। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर अपनी डिबेट में कई बार आदिवासियों की गणतांत्रिक व्यवस्था, जो गांवों की पारंपरिक जो व्यवस्था है, उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आ रहा है। जो ग्रामीण इलाकों में अपन देखते हैं, गड़ा परंपरा, गमिति परंपरा, गांव का मुखिया, गण व्यवस्था जो है, जो गण व्यवस्था आदिवासियों में हजारों सालों से है। तो संविधान की डिबेट में भी हमें पढ़ने मिलता है कि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र उनसे सीखने की जरूरत है, ना कि उनको सिखाने की जरूरत है। और संविधान जी। निर्माण के बाद जयपाल सिंह मुंडा को खुद को लगा कि अलग से राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना चाहिए, और उन्होंने अलग से राजनीतिक पार्टी का निर्माण भी किया। जिस समय झारखंड और बिहार दोनों एक राज्य हुआ करते थे, उस समय उन्होंने अलग से पार्टी का निर्माण भी किया, चुनाव भी लड़े, अच्छा एक प्रतिनिधित्व भी गया। ये बात अलग है कि बाद में जाके उन्होंने विलय किया। आज का जो समय है, आज मेघालय के जो सीएम है संगमा जी, और त्रिपुरा के जो प्रदत्त बर्मन जी जो है, वहाँ की रीजनल जो पार्टी है, उस पार्टी के जो लीडर है वो। तो त्रिपुरा की हिस्ट्री देखें तो त्रिपुरा में पिछले समय में, पिछले कार्यकाल के अंदर बीजेपी ने रीजनल पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया। रीजनल पार्टी अच्छी पावरफुल थी, लेकिन इस चुनाव में रीजनल पार्टी को खत्म कर दिया। तो जहां पर भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो ट्राइबल के प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को खत्म करने का काम किया है। तो देश में इस समय आदिवासियों के प्रतिनिधित्व, दलित का प्रतिनिधित्व, मतलब ये बात हमें ये धारणा बिठा देनी है लोगों में कि जो ट्राइबल पार्टियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्राइबल के लोग ही इसमें चुनाव लड़े या ट्राइबल के लोगों के लिए ही है। आज मैं एमपी हूं, मेरी भारत आदिवासी पार्टी है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भी गरीब तबके का समुदाय है, जिसको भी जरूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, मेरी क्षमता के अनुरूप मैं मदद करता हूं। जी। क्योंकि ट्राइबल लोगों के कहे कि व्यवहार में ही पहले से लोकतांत्रिक और समानता की भावना है, तो समान दृष्टि से देखा जाता है।
तो ये भावना ट्राइबल समुदाय के अंदर है, तो स्वाभाविक है कि ट्राइबल समुदाय के द्वारा संचालित पार्टी के अंदर भी वो समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा। मेरी भी बीच में सीएम साहब जो मेघालय के हैं उनसे भी बात हुई थी, प्रोद्योत बर्मन जी से भी बात हुई थी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि एक पूरे देश लेवल पे एक ट्राइबल का एक अलग से कहे कि गठबंधन का निर्माण हो। नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों का वहाँ के संगठन या वहाँ का जो कहे कि वातावरण या वहाँ की जो डिमांड थोड़ी अलग टाइप है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि एक रूपता दिखाते हुए, या फिर हम मध्य भारत और कहे कि ये पश्चिम वाला जो इलाका है, जी, जी। मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर, उस इस इलाके को जॉइंट करके एक हम विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो आंध्रा, यहाँ तक का जो इलाका है, इन 8-10 राज्यों के तहत जितनी भी रीजनल पार्टी है, इन पार्टियों को एक मंच देने का हम प्रयास करेंगे ताकि सही प्रतिनिधित्व जा पाए। और आज जो देश में आदिवासियों के हालात है, उन हालातों में सुधार आए। इसलिए सख्त जरूरत है देश में ट्राइबल इंडिजिनस जो पार्टियां है, रीजनल पार्टियां हैं, उनको एकजुट होने की। जी, रोहत साहब, क्या आपकी हेमंत सोरेन साहब से या फिर जो गुणवाना पार्टी उनके तिलेश्वर सिंह मरकाम या छोटू भाई वसावा जिनकी पार्टी में आप पहले रहे हैं, या जेएस, इनके नेताओं से बात होती है आपकी लगातार? हाँ, बिल्कुल, मेरी भी बात होती है और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बाकी जो पदाधिकारी हैं, इन सबका छोटू भाई वसावा से तो पहले से हमारा संबंध अच्छा है, भले बीच में कुछ भी रहा, लेकिन आज भी संबंध अच्छा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी हमारी संबंध में चर्चा हुई है। झारखंड के सीएम साहब से इस बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि एक समय आने वाले समय में, क्योंकि 47 एसटी रिजर्व सीट है एमपी की, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि ट्राइबल अन्य जगह पर कितना परसेंट, मतलब कितनी सीटों पे ट्राइबल प्रभावित वोटर हैं। जी, कई ऐसे असम, मतलब कहे कि पार्लियामेंट जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं, मतलब मेरी जानकारी में 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर ट्राइबल का अच्छा प्रभाव है। तो बिल्कुल, मिला त्रिकोणीय के मुकाबला होता 70-75 है तो सीटें हो जाती हैं। जी, हाँ, तो ट्राइबल का अगर वहां पर अगर ट्राइबल पार्टी और रीजनल, मतलब कहे कि रीजनल पार्टी के रूप में निर्माण करके और त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो आराम से 30-40% ट्राइबल और अन्य समुदाय का जो गरीब तबका जो आदिवासी के साथ व्यवहारिक रूप से साथ में जुड़ा हुआ, ओबीसी माइनॉरिटी या सामान्य जो भी गरीब तबका है, क्योंकि क्योंकि आदिवासियों से उन्हीं समुदाय का संबंध है जो मानवता में विश्वास करते हैं, जो गरीब तबके से जो समुदाय आ रहा है। तो हर इलाके के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो हर इलाके में हमारे साथ अन्य समुदाय का सहयोग रहेगा और हम प्रयास करेंगे 60-70 सीटों पे चुनाव। अगर ये आप जो बता रहे हो और मेरा जो एनालाइज है और हमारे जो प्रोद्योत बर्मन जी से जो चर्चा हुई है, उस हिसाब से अगर होता है तो 60-70 सीटों पे एक हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व तैयार कर सकते हैं। रोहत साहब, जैसे पूर्वोत्तर में आपकी भी बात हुई है, उन्होंने पार्टियों का गठबंधन करने की बजाय विलय करने का फैसला किया है। अगर 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों में भी इस तरह की पहल होती है और तमाम नेता अगर साथ आते हैं, तो क्या विलय करना बेहतर होगा? क्या आप भी तैयार होंगे तब एक ब नाम के छत के नीचे आने के लिए, ताकि तमाम आदिवासियों के मुद्दे एक साथ उठाए जा सकें? क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि अलग-अलग मुद्दे होते हैं, आदिवासी एकजुट नहीं है। अगर झारखंड में रिम्स के लिए ज़मीन ली जाती है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विरोध नहीं होता। अगर छत्तीसगढ़ के हसदेव में जंगल काटे जाते हैं, तो बाकी राज्यों में विरोध नहीं होता। इसलिए शायद मजबूत नहीं हो पाते। तो अगर ऐसी नौबत आती है, तो क्या विलय का विकल्प आपके लिए खुला है? देखो, हमारा आपने जो कहा कि पहला तो हुआ कि विलय का, और सेकंड नंबर रहा गठबंधन का। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 6 शेड्यूल का जो इलाका अधिकतर आता है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मेघा ये नागालैंड, इस इलाके असम। के अंदर जी। वातावरण भी सेम है, इशू भी सेम है। और कहे कि मतलब जैसे कि वहाँ की जो पॉलिटिकल जो इशू है या पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर या पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजी है, लगभग सेम मैच खाती है। तो 6 शेड्यूल के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, अच्छी बात है। देश लेवल पे अच्छा संदेश है। हमारा प्रयास भी रहेगा कि एक पार्टी के बैनर तले आए सभी लोग। 5 शेड्यूल का जो बताया आपने, विशेषकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा, इस पट्टी के अंदर और उड़ीसा तक का मामला है। तो हम प्रयास रहेगा कि एक कहे कि छत के नीचे आए। अगर वो चीज भी नहीं होती है तो सेकंड ऑप्शन खुला हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत जैसा नहीं है, गठबंधन का, अलायंस का हम लोग कर सकते हैं। जी, रोहत साहब, जिस तरीके से अभी आदिवासी राजनीति में बहुत बिखराव है, वैसे ही सामाजिक तौर पर भी बहुत विभाजन दिखता है। जब हम अक्सर जैसे बातें सुनते हैं, अलग-अलग आइडियोलॉजी या दर्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे भील समाज के जो संगठन है प्रमुख, उनका कहना है कि इस दुनिया में पहला इंसान भील था। ठीक इसी तरह की आइडियोलॉजी गोंड समाज की, उनका कहना है कि पूरा देश गोंडवाना लैंड है और पहले गोंड थे। तो ये जो अलग-अलग विभाजन है, इस वजह से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जो धार्मिक कोड की भी अलग मांग कर रहे हैं जनगणना में, वो भी पूरी नहीं हो रही है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में सरना की मांग करते हैं, यहाँ पर गोंड की मांग करते हैं। तो ये एकजुट कैसे हो पाएँगे? इसके लिए आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं?
ठीक है, वो स्वाभाविक है कि जो एकजुट करने की दिशा में जब हम बढ़ेंगे, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग जगह, अलग-अलग परिस्थितियाँ, अलग-अलग माहौल, अलग-अलग इश्यू सामने आएँगे। वो तो हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम इश्यूओं पे सहमति बने। जिन इश्यूओं पे कंट्रोवर्सी होती है, तो इस इश्यू को हम साइड में रखते हुए आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहेगा। आज देश के अंदर का माना जाए 2011 की जो पॉपुलेशन जनसंख्या जो जनगणना हुई, उसके हिसाब से शायद 10 करोड़ साढ़े 10 करोड़ के आसपास ट्राइबल जी, हैं। जी। और आज की तारीख में हम माने तो 13-14 लाख के आसपास ट्राइबल, सॉरी 14 करोड़ के आसपास करोड़, ट्राइबल हैं। 13-14 करोड़, जी। हाँ, 13-14 करोड़ के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब न तो उनका पॉलिटिकली कोई एक मजबूत नेतृत्व बना है, न ही राष्ट्रीय पार्टियों में इनका कोई वजूद है, क्योंकि पूछा नहीं जाता है। और सेकंड, न ही उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। पारंपरिक दर्जा आज भी जिंदा है, लोगों के अंदर है, लेकिन संवैधानिक जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो रिलीजन की बात आती है उस समय, तो हमारा ये जो जनगणना कॉलम, अभी जो जनगणना होने वाली है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि ट्राइबलों की अलग धार्मिक पहचान कायम हो। उसको लेके हम लोग फिलहाल छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सभी इलाकों के अंदर, सभी स्टेटों में, गोंड हो, उराव हो, संताल हो, सभी एक बात के लिए एग्री हो गए कि जनगणना के अंदर आदिवासियों की धार्मिक पहचान को जिंदा रखने के लिए, संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए, आदिवासी सरना धर्म कोड के नाम से या आदिवासी धर्म कोड के नाम से हमें अलग कॉलम की पहचान मिले। ये डिमांड अभी काफी पुरजोर तरीके से चल रही है। जी, रोज़ साहब, अभी आपने मैसा कानून का मुद्दा भी उठाया है, आपने लोकसभा में सवाल भी पूछा था, उसका जवाब भी आया, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले पैसा की बात करते हैं। पैसा कानून जो साल 1996 में कानून बन चुका है, उसके बाद भी 20-22 साल लग गए तमाम राज्यों को उसके नियमों को अधिसूचित करने में। और अगर अभी 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों की बात करें, तो झारखंड और उड़ीसा 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पैसा कानून लागू नहीं हो पाया है, और बड़ी विडंबना है कि दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन है और ओडिशा में मोहन मांझी जी हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं बतौर आदिवासी नेता, कि क्या आदिवासी नेता ही ग्राम सभाओं को या आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं? देखो, हाँ, ये बात भी कई बार सवाल उठता है और झारखंड के अंदर हमने कई बार कई कार्यक्रमों में भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहा था कि झारखंड के अंदर ट्राइबल सीएम है, लेकिन वहां पर जो हमें जानकारी आई है कि पैसा कानून को जिस वे में वहां की जो जनता की डिमांड है, उस वे में लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर रहा है। ये बात भी थोड़ी सामने आई है। अब हकीकत क्या है, वो तो अभी भी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जी के सामने आम जनता ने डिमांड रखी है, तो हेमंत सोरेन जी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी परिस्थिति में हम पैसा कानून को इस बार लागू करेंगे। तो वहाँ इनकी कमज़ोरी रही है। ये बात सही है कि उड़ीसा हो या झारखंड हो, तो वहाँ पर मेसा कानून अभी तक मतलब बना नहीं है और बाकी राज्यों में लागू नहीं हुआ। बन तो गया है, लेकिन लागू सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मेन बात वही आती है कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सही नहीं जा पा रहा है राष्ट्रीय नेशनल पार्टियों के अंदर। झारखंड में रीजनल पार्टी है, ट्राइबलों की पार्टी है, लेकिन वहाँ पर भी ये कमियाँ हैं। उनको उनकी भी ये कमज़ोरी है, उनके भी या तो मानसिकता, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है। या तो खुला सामने आके इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हकीकत क्या है, क्योंकि जी। वहां पर भी जल जंगल जमीन आज दोहन हो रहा है। तो हेमंत सोरेन जी के लिए भी एक सवाल उठ रहा है कि आप ट्राइबल की बात कर रहे हो, तो वास्तव ट्राइबल हितैषी हो तो पैसा पैसा कानून को राज्य में पैसा कानून बनाया जाए और इम्प्लीमेंट कराया जाए। बाकी राज्यों में पैसा कानून का यही है कि इस ट्राइबलों का सही प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियों में नहीं होने की वजह से नेशनल पार्टियों में ट्राइबल का जो एमपी एमएलए बनते हैं, वो पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, न कि समुदाय के प्रति वफादार है। वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करना लग जाते हैं, समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। संविधान के अंदर है कि आपको समुदाय का प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन ये समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हुए पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेशनल पार्टियों में देखा गया है कि जो लीडर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने लगेगा, आदिवासियों की बात करने लगेगा, उसकी दूसरी बात टिकट कट जाएगी। मतलब सिलेक्शन का जो पावर है, नेशनल पार्टियों ने अपने हाथ में रखा है और उसी सिलेक्शन का पावर का दुरुपयोग करते ट्राइबलों की सही लीडरशिप को पनपाया नहीं जाता है। आज छत्तीसगढ़ में सीएम है आदिवासी, क्या स्थिति है? बहुत जी। हालत खराब हो रही है ट्राइबलों की, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व नहीं, आदिवासी तो है लेकिन आदिवासित नहीं है उसके अंदर। तो नेशनल पार्टी पार्टियों की में विचारधारा से नहीं आदिवासी, बंधे हुए तो जी। हाँ, आदिवासी लीडर को ज़रूर आगे किया जाता है, लेकिन उसके अंदर आदिवासी पैदा नहीं होने देते हैं और आदिवासी जिसके अंदर पैदा होती है, उसको टिकट भी नहीं मिलती है। जी, रोज़ साहब, अभी आप पार्टी का लगातार विस्तार कर रहे हैं। अभी 2023 में चुनाव में ही आपकी पार्टी के 5 विधायक हो गए, मध्य प्रदेश में भी 1 विधायक है। मैं देख रहा था आप लगातार महाराष्ट्र में भी गोंड समाज के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं। अभी आपने घाटशिला में झारखंड में विधानसभा का जो उपचुनाव वहाँ पर वो लड़ा,
लेकिन पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। इवन नोटा से भी कम वोट मिले हैं वहां पर पार्टी को, 1047 वोट। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बात सही है, उस बात को हम स्वीकार करते हैं। झारखंड के अंदर हमारा जो जिस व्यू से हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हमारा प्राथमिक अभी ये है कि हम एक ऑप्शन बन के रहे वहां पर, सिर्फ ऑप्शन बन के रहे, क्योंकि वहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी एज ए ट्राइबलों का एक आइडेंटिटी के रूप में पार्टी काम कर रही है। तो वहां की जनता को भी ठीक है, उस पर भरोसा है। लेकिन हम एक डर कायम करके रखना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि अगर ट्राइबलों के लिए, ट्राइबलों के राइट्स के लिए अगर काम नहीं किया, तो भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में मजबूत विकल्प के रूप में आने वाले समय में खड़ी रहेगी। और उसी उद्देश्य से हम झारखंड में काम कर रहे हैं। आज हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं रहा, हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ की जनता को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति उनका एक विश्वास बना हुआ है, उसी वजह से हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। जी, रोहत साहब, आपसे बात हो और अगर भील प्रदेश का सवाल ना आए, तो वो इंटरव्यू पूरा नहीं होता है। भील प्रदेश की मांग लगातार आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा आपको जटिल मालूम नहीं पड़ता है? क्योंकि 4 राज्यों के अलग-अलग हिस्सों को, ज़िलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद से जो भी राज्य बने हैं, चाहे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, एक राज्य से अलग हुए, तो वहाँ पर आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन 4 राज्यों से अलग करके एक नया राज्य बनाना कितना मुश्किल लगता है आपको, और कितना हकीकत में बदलता हुआ ये सपना आपको दिखाई देता है आगे आने वाले सालों में? देखो, बात तो मतलब यूँ सोचे तो जटिल है और यूँ सोचे तो कोई जटिल नहीं है। जिस दिन चारों राज्यों के ट्राइबलों को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, जिस दिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी ताकत का और उनके साथ अन्याय क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और इनके डेवलप की बात करो, उनके राइट्स के संरक्षण की बात करो, सरकारें ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है। ये जिस दिन उनके अंदर एहसास हो जाएगा, उस दिन अवश्य चारों राज्यों के अंदर एक जन सैलाब के रूप में खड़ा होगा और सड़क से लेके संसद तक सरकार को मजबूर होके बिल प्रदेश बनाना पड़ेगा। और ये समय दूर नहीं है, आने वाले हमारा जो मानना है कि आने वाले 5-10 सालों, 10-15 सालों के अंदर ही बिल प्रदेश बनेगा। जी, रोज़ साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जब हम लगातार इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि क्या आदिवासियों का एक राजनीतिक दल होना चाहिए, तो उसमें तमाम लोग कमेंट करते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, हमको कम से कम कमेंट्स में देखने को मिला कि झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह के दर्शक उसमें कमेंट करते हैं। और वो एक बात लिखते हैं कि हमने हेमंत सोरेन और आपकी तुलना करते हुए भी ज़िक्र किया था कि वो आगे आएँगे या आप आगे आएँगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिखा कि नहीं, राजकुमार रोत ऐसा कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विज़न है। तो देश के आदिवासियों के लिए क्या है राजकुमार रोत का विज़न सर, उस बारे में बताइए? पूरे देश के आदिवासियों समुदाय के लिए और साथ ही जो मानवता में विश्वास करने वाले सभी समुदायों के लिए मेरा यही है कि हमें देश के इतिहास को समझना है और इतिहास के अंदर क्या स्थिति हुई। अंग्रेज हो, मुगल हो, राजा रजवाड़े हो, जो भी आक्रमणकारी आए हैं, इन सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन के लिए या कहे कि मातृभूमि के लिए अगर लड़ाई लड़ने का काम किया है तो आदिवासियों ने किया है। इस देश पे सबसे ज्यादा अगर बलिदान दिया है तो आदिवासी अन्य समुदाय ने भी दिया है, नो डाउट, उनका भी सम्मान है, हमारे ही भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो आदिवासियों का बहा है। और इस बात को समझते हुए आज आजाद भारत में वही हाल जो अंग्रेजों काल में हो रहा था। अंग्रेजी काल में जल जंगल जमीन के लिए बिरसा जी लड़ रहे थे और आज हजारों बिरसाओं को जेल में डाला जा रहा है छोटी छोटी मामलों में, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेके। तो आज हमें वैचारिक रूप से एकजुट होने की जरूरत है, सही गलत को समझने की जरूरत है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उसको समझने की जरूरत है। और सरकार के जो लुभावनी जो योजना है, उस योजना के चक्कर में अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई को नहीं भूलना है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वैचारिक रूप से अपने इतिहास को नहीं भूले। और आदिवासी का अर्थ है आदि अनादि काल से रहने वाला। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। और आदिवासियों की आज हालत ऐसी बुरी है कि जिसकी कोई मतलब कहे कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हर राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां बन रही है। एजुकेशन पे ध्यान देना है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होके संवैधानिक तरीके से मानवतावादी सोच के साथ हमें आगे लड़ाई लड़नी है और राजनीतिक अवेयरनेस लाने की सख्त जरूरत है। जी, मैंने वैसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन अभी आखिरी है कि क्या आप भारत आदिवासी पार्टी का ही विस्तार करेंगे आगे आने वाले सालों में, या फिर आदिवासियों के एक राजनीतिक दल बनाने की पहल आपकी तरफ से की जा सकती है?
फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि उसका नामकरण ही हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलके इस तरह से नामकरण किया है कि पूरे देश के आने वाले समय में ट्राइबल और ट्राइबलों के साथ ही अन्य समुदाय को एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक मंच मिले, उस नाम से ही हमने भारत आदिवासी पार्टी का नाम ही इसलिए किया है कि और भविष्य में अन्य पार्टियों में विलय या विलय होने की बात आती है या एक एक ही मंच बनाने की बात आती है, तो इससे बढ़िया और नाम नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्रयास पहला भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार रहेगा, साथ ही अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन का भी प्रयास रहेगा और ज़रूर समय आने पे विलय का भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त साहब वक्त देने के लिए हमको। इंटरव्यू की इस अगली कड़ी में हम कोशिश करेंगे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेताओं से बात करने की कि आदिवासियों के एक राजनीतिक दल के बारे में वो क्या सोचते हैं। शुक्रिया। ओके, थैंक यू।